पर पर्सन किसान की बात करें तो हम लगभग 10 से 20 हज़ार रुपये किसानों का प्रॉफिट करा चुके हैं एग्री इनपुट में। आउटपुट में तो ये और भी ज़्यादा है। किसान एफपीओ के थ्रू मार्केट में जाता है तो उसमें उसको क्या फायदे हैं? तो एफपीओ को पता है कि आपको किसान की फसल कहाँ बिकवानी है, किस रेट पर बिकवानी है, किस जगह बिकवानी है। एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के साथ काम करेंगे तो ये खराब हो सकता है, ऐसी कुछ मिसकंसेप्शंस हैं। किसानों को लगता है कि एनसीडीएक्स या कोई भी मार्केट है जैसे बड़े व्यापारियों के लिए, तो मैं उन किसानों को बताना चाहूँगा कि वो आसानी से आप एनसीडीएक्स के साथ जुड़े, कमोडिटी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े और इस पर व्यापार करें। Welcome to this episode of NCDEX IPFT's podcast series Commodity Derivatives Road: Rise, Opportunities, Achievements and Developments. In this series, we dive into all aspects of commodity derivatives because after all, commodity derivatives सरल है, सही है. Joining us today is Mr. Sachin Chaure, the dynamic CEO of Agrovilla Farmer Producer Company in Betul, Madhya Pradesh. At just 29 years old, with a BTech in agriculture and 4 years of hands-on experience, Sachin has quickly emerged as a visionary young leader. Born and raised in Hirawadi village, he has played a key role in bringing together over 790 farmer shareholders under Agrovilla FPO. With his dedication, innovative approach, and deep understanding of rural challenges, Sachin is helping build a thriving farming community that's now moving into futures trading, input aggregation, and value addition. We're excited to have him share his inspiring journey and insights with us today. तो सर बहुत बहुत वेलकम आपका इस पॉडकास्ट पे। कैसे हैं, क्या चल रहा है? बिल्कुल ठीक है सर, अभी एफपीओ का काम चल रहा है। भाई ये एफपीओ टर्म जो है ना, ये मैं समझना चाह रहा हूँ शुरुआत से। एफपीओ एग्जैक्टली होता क्या है? सर एफपीओ किसानों का समूह होता है। जैसे कंपनियां होती है वैसे ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसमें क्या होता है, किसानों का संगठन बनता है। कुछ किसान आपस में कंपनी एक्ट के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और एक समूह बनाते हैं। वो समूह कंपनी के तरह ही काम करता है। इसमें किसानों को शेयर दिए जाते हैं। अगर कोई फार्मर आपसे जुड़ता है तो उसको शेयर दिए अलॉट किए जाते हैं कंपनी एक्ट के तहत। तो इस तरह जोड़ के एक एफपीओ संगठन बनाया जाता है। तो आपके संगठन का नाम क्या है सर? सर मेरे संगठन का नाम एग्रोविला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है। हमारा जो एफपीओ है वो बैतूल डिस्ट्रिक्ट के रानीपुर क्षेत्र में स्थित है। अच्छा। और हमारे साथ लगभग 800 किसान सदस्य जुड़े हुए हैं अभी तक। क्या 800 किसान सदस्य जुड़े हुए हैं जिनके साथ हम काम करते हैं। तो सर कैसे आपने उनको समझाया कैसे कि एफपीओ ये चीज है और आपको हमारे साथ जुड़ जाना चाहिए, इसमें आप ही का फायदा है? ये तो सर बहुत टफ काम था। हाँ। क्योंकि जब किसानों के पास जाते और उन्हें ये बताते हैं कि ये कोई इस तरह की स्कीम या कोई कंपनी बना रहे तो उन्हें लगता है कि कंपनी, अरे ये तो ऐसा तो नहीं कि कंपनी वो वाली है जो भैया हमारे पैसे लेके भाग जाए। तुम कंपनी बना रहे हो, हमें बना रहे हो। उसके लिए हमें किसानों को समझाना पड़ा, बार बार उसके साथ मीटिंग करनी पड़ी, उन्हें बताना पड़ा कि एफपीओ होता क्या है, एफपीओ में काम क्या किया जाता है, कैसे एफपीओ वर्क करता है, किसानों के लिए किस तरह काम करता है, किस तरह उन्हें इनपुट और आउटपुट की सुविधा प्रदान की जाती है। तो इस तरह की कुछ बातें उन्हें समझाई गई। उसके बाद एफपीओ का हमारा गठन हुआ था। तो सर ये आपने उनको तो समझा दिया जिनके पास आप पर्सनली जा पाए। जी। बट वो लोग जो ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं उनको आप कैसे समझाना चाहेंगे? उनको आप कैसे समझाओगे कि एफपीओ एग्जैक्टली क्या है और कैसे किसानों का इसमें फायदा ही है? मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि एफपीओ से किसानों को फायदा ही होता है। इसमें क्या होता है, आप एक समूह बना रहे हैं। अब आप इंडिविजुअल अगर किसी जगह जाते हैं, अगर आप इंडिविजुअल मंडी में माल लेके जाते हैं तो आप देखिएगा कि आपकी फसल का रेट व्यापारी तय करता है। पर अगर आप संगठित होकर मंडियों में जाते हैं तो आप अपनी फसल का रेट खुद बता सकते हैं कि हम इसी रेट पे आपकी हमारी फसल बेचेंगे, वरना हम आज नहीं बेचेंगे। अच्छा। तो संगठन की शक्ति जो किसानों को दिखेगी, व्यापारियों को, तो ये उन्हें पता चलेगा कि एफपीओ किस तरह से काम करता है। तो आपके क्षेत्र से जितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, और क्षेत्र से भी लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं या उनको अपने क्षेत्र का एफपीओ कोई ढूंढना चाहिए? नहीं सर, ये हमारा जो एफपीओ है वो ब्लॉक वाइज है। अच्छा। हमारा जो ब्लॉक है घोड़ाडोंग ब्लॉक है। घोड़ाडोंग ब्लॉक में जितने भी किसान आते हैं वो सभी हमसे जुड़ सकते हैं। अदर डिस्ट्रिक्ट, अदर ब्लॉक के लिए उन्हें अलग एफपीओ बनाना पड़ेगा। अच्छा। तो सर आपका जो एफपीओ है वो कौन से क्या कहते हैं कमोडिटीज के साथ डील करता है? सर हमारा एफपीओ जो है मक्का, सोयाबीन, धान, गेहूं, चना और मूंग, कपस्या खल, इन कमोडिटी के साथ काम करता है। तो सर आपने जब एफपीओ स्टार्ट किया, अभी आपने बताया कि 3 साल हो गए आपको एफपीओ स्टार्ट किए हुए, तो आपको ऐसा क्या दिखा या ऐसी क्या जरूरत लगी कि आपको लगा कि यार
बैतूल में एफपीओ का आना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, मैं आपको बताना चाहूँगा। आप देखिए लोकल जो हम पहले इनपुट पे से बात करते हैं कि इनपुट के लिए एफपीओ की क्यों ज़रूरत है। आप किसी भी किसान दुकान पे जाइए, आप किसानों को खाद बीज दवाइयाँ लगती है, पर आप जब किसान ये चीज़ लेने जाता है तो व्यापारी उससे लूटता है, महंगे दाम लगाता है। उन्हें पता है कि उनके अलावा ये चीज़ किसी के पास नहीं रहेगी, तो वो और रेट पे लेता है। फर्टिलाइजर में किसानों को समस्या आती है, कई बार किसानों को फर्टिलाइजर टाइम पे मिल नहीं पाता है, जिससे उनकी फसलों को नुकसान होता है। जब इस तरह की समस्या हमने देखी तो हमें लगा कि अब हमें संगठित होकर काम करना चाहिए। जो हमारे किसान दूसरे यहाँ जा रहे हैं वो हमसे खुद से जुड़े और हमारे खुद के साथ काम करे। हम उन्हें दवाई दे, हमें उन्हें बीज दे, हमें उन्हें खाद दे और हमें उनकी फसल खरीद कर मंडी तक पहुँचाए या किसी अन्य प्लेटफॉर्म तक पहुँचाए। तो आपने किसानों को भरोसा एग्जैक्टली कैसे दिलाया? क्योंकि किसी को ये बोलना कि भाई हम तुम्हारी फसल का ध्यान रखेंगे, किसान के लिए सबसे जरूरी उसकी फसल ही होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने क्या क्या फायदे बताए, कैसे कैसे समझाए जो किसान जो थे आपके साथ जुड़ते गए, और कितने किसानों से आपने स्टार्ट किया और आज जो आपका परिवार है एफपीओ परिवार वो 800 किसानों तक बन चुका है? शुरुआत में तो हमने 10 किसानों से चालू किया था सर। फिर जब 10 किसानों को हमने फायदा दिलवाया, हमने उनकी फसल को मंडी तक पहुंचाया, उन्हें जो बेहतर रेट मिले, तो उन्हीं किसानों ने आगे चल के किसानों को बताया कि हम इस संस्था से जुड़े और इस तरह हम प्रॉफिट लेते। जब किसान धीरे धीरे समझे कि नहीं यार हमें यहाँ ज्यादा फायदा हो रहा है, अन्य जगह की जगह यहाँ ज्यादा फायदा हो रहा है, तो धीरे धीरे हमसे जुड़ते चले गए। और आज हम लगभग अगर इंडिविजुअल पर पर्सन किसान की बात करें तो हम लगभग 10 से 20 हजार रुपए किसानों का प्रॉफिट करा चुके हैं। एग्री इनपुट में, आउटपुट में तो ये और भी ज्यादा है। ये इनपुट आउटपुट में मुझे एक बार फर्क बताओ। इनपुट वो होता है सर कि जो किसानों को जरूरत होती है, जैसे खाद बीज दवाई, जिससे वो खेती करता है, और आउटपुट वो जो खेती करने के बाद जो उगाता है और उसे जब मंडी में बेचा जाता है तो वो आउटपुट के इसमें आता है। ओह अच्छा, तो सर पहला जो आप कह रहे हैं आपने 10 किसानों के साथ शुरुआत करी, अब अपनी पहली डील की कहानी बताओ ना। पहला वो क्या एक्सपीरियंस रहा जो किसानों को दिखा कि इसके अंदर फायदा है और उन्होंने और आगे जाके खुद ही बिना प्रचार के प्रचार कर दिया एक तरीके से? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इसमें ये था कि पहले किसान क्या करते थे, डायरेक्ट किसान दुकानों पे जाते थे, उन्हें उनके रेट पता थे कि इस कप प्रोडक्ट के क्या रेट है। पर जब हमारे साथ वो जुड़े, हमने जब उन्हें उसी प्रोडक्ट के रेट दिखाया तो उन्हें लगा कि यार ये तो 200-300 रुपए कम प्राइस पे आ रहा है, हमें तो मार्केट में बहुत महंगा मिलता है। अच्छा हाँ। तो जब उन्होंने समझा कि नहीं यार ये संस्था तो सच में हमारे लिए काम करती है, ये सच में हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट दे रही है, तब वो हमसे जुड़ना चालू हुए। फिर उन्होंने दूसरे किसानों को ये बताया कि किस तरह आप यहाँ जुड़ के अपना प्रॉफिट ले सकते हैं। तो सर कोई एग्जांपल बताओ ना, जैसे कि एग्जैक्टली अमाउंट के साथ कि आपने इतने ये जैसे मक्का का ही किया या कुछ एक स्टोरी है आपकी पहली डील की स्टोरी? मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहली डील जो हमारी थी, 2 फार्मर आए थे हमारे पास। हाँ। उनके अन्य किसान भी थे। तो उनके पास उन्हें दवाइयाँ चाहिए थी, बीज चाहिए थे, पर अच्छा। उन्हें मार्केट में मिल नहीं पा रहा था। अच्छा। क्योंकि वो हमसे जुड़े नहीं थे तो हम उन्हें दे भी नहीं पा रहे थे। पर जो किसान सदस्य हमसे जुड़े थे उन्हें जब हमने ये दिया और समय पर उनकी उपलब्धता करवाई तो और उन्हें जो इसका फायदा हुआ, तब उन अन्य किसानों को समझ आया कि नहीं यार हमारे लिए ये सच में कारगर है। समझ। तो जो मार्केट में इजीली चीज नहीं मिल रही थी वो आपके थ्रू, संस्था के थ्रू वो इजीली अवेलेबल। हाँ, इजीली अवेलेबल हो गई। बहुत सही सर। तो सर जब आपने ये एफपीओ शुरू किया तो आपको इस मार्केट के बारे में, स्पेस के बारे में कितना मालूम था, और कैसे कैसे अब 3 साल बाद आपको क्या लगता है कि आपका नॉलेज कितना बड़ा है थ्रू द प्रोसेस, कितना आप और जान पाए हैं इस प्रोसेस को? अच्छा, जानना तो अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी तो बहुत कम ही जाना है, पर जिस तरह हमने जाना है कि किस तरह इस व्यापार में काम किया जाता है, किस तरह फसलों को बेचा जाता है, किस तरह फसल के मूल्यों का निर्धारण किया जाता है, किस तरह इसे मंडी से अलग अन्य प्लेटफॉर्म पर बेच सकते हैं हम जी, और किस तरह इसका प्रॉफिट लिया जा सकता है। हाँ, तो अभी आप वो समझ रहे हैं और कितना समझ चुके हैं, एक बार वो बताइए ना। ये मानिए कि अभी तो हम 10% ही समझे, अभी तो 90% समझना बाकी है हमें। सर अभी जो मार्केट के बारे में आप हमें अभी बता रहे थे, मार्केट में अभी रिसेंटली जब मैं भी इसके बारे में पढ़ रहा था तो सेबी ने बीच में कुछ लिमिटेशंस लगाई थी जी, है ना? वो लिमिटेशंस क्या थी और आपको क्या लगता है कि उससे मार्केट कितना अफेक्ट हुआ? सर हमारे लिए तो बहुत इफेक्ट था। अच्छा। क्योंकि हमारे पास जो कमोडिटी थी उसके लिए हमारे पास ये मार्केट था, पर जैसे ही इस पे सेबी का बैन आया तो हम ये समझ नहीं पाए कि अब हमारी फसल को बेचे कहाँ। इस मार्केट में हमारे पास ये था कि हम बुआई के समय ही हमारे फसल का रेट तय कर पा रहे थे,
पर जैसे ये बैन हुआ, आज हमें से मंडी में जो रेट, जिस समय हमारी फसल आती है उस समय जो रेट मिलता है, उसी समय हमें जो रेट मिलता है वही हमें मिलता है। हाँ, तो क्या बैन क्या था सर एग्जैक्टली है? सर ये बैन तो 7 कमोडिटी की गई थी, जिसमें हमारी जो मुख्य कमोडिटी थी सोयाबीन, गेहूं, मूंग, सरसों और 3 अन्य कमोडिटियां थी। तो ये 4 कमोडिटी हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द चालू हो, ताकि हम हमारे किसानों को बहुत अच्छे से अच्छा फायदा दिला सकें। तो अभी भी वो बैन चल रहा है? अभी भी बैन चल रही है, अभी भी हम सिर्फ लोकल मंडियों के भरोसे ही बैठे हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि सरकार से या कैसा आपको सपोर्ट मिले जिससे ये चीज से आप उभर पाएं और वापस से किसान भाइयों की मदद कर पाएं? या तो सर हमें कोई अन्य प्लेटफॉर्म ऐसा दिलाया जाए, या फिर ये जो कमोडिटी बैन हुई इसी प्लेटफॉर्म पर चालू की जाए। जैसे ही प्लेटफॉर्म पे चालू होगी हम वापस से इस पे काम करना चालू करेंगे। अच्छा सर, एक टर्म मैंने सुना है, वो उसमें कहते हैं पुट ले लिया। जी। वो पुट ले लिया क्या होता है? पुट एक ऑप्शन होता है सर। मान लीजिए कि आपको कुछ बेचना है, हाँ, पर आपको तो ये नहीं पता कि आने वाले 10 दिनों में मार्केट किस तरह से रहेगा। तो इसके बदले आप क्या करते हैं, पुट ऑप्शन खरीदते हैं। इसमें आप एक प्रीमियम जमा करते हैं। अच्छा। एक छोटा सा जो भी उसकी लिमिट होती है, जो भी उसका प्रीमियम होता है वो जमा करते हैं। मान लीजिए कि आपने एक प्रीमियम 10 रुपये जमा किए। मान लीजिए आज का जो रेट है 5,000 रुपये है, सोयाबीन का रेट 5,000 है। मान लीजिए कि आज से 3 महीने बाद वो 8,000 रुपये हो जाता है। तो आपने जो 10 रुपये का प्रीमियम दिया है, आपको सिर्फ वो छोड़ना है और आप आगे जाकर आपकी फसल को 8,000 में बेच सकते हैं। परंतु अगर इसका उल्टा होता है, मान लीजिए कि 5,000 की फसल का रेट 3,000 हो जाता है, तो ये प्रीमियम आपको ये सिक्योरिटी देता है कि आप अपनी फसल को 5,000 पे ही बेच सकते हैं, भले ही मंडी में रेट 3,000 ही क्यों ना हो। क्या बात कर रहे हो? सिर्फ 10 रुपए के नुकसान पे नुकसान भी कहाँ ही हुआ, वो तो एक तरीके 2,000 का प्रॉफिट हुआ एक तरीके से। ये पुट का जो ऑप्शन है, इसका कोई रिस्क फैक्टर भी है, या ये पुट जो है वो सबके लिए एक सेफ्टी की तरह ही है कि इसकी कोई वो नहीं है कि ये उल्टा जा सकता है कहीं पे? नहीं, ये उल्टा जैसे मार्केट है ऊपर नीचे तो होते रहता है, पर इसमें क्या है कि छोटा सा अमाउंट देके आप अपनी फसल का बहुत बड़ा रेट फिक्स कर, बहुत आपका बड़ा रिस्क रोक सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर 5,000 की क्रॉप 3,000 हो गई तो आपका 2,000 पर क्विंटल का लॉस है, पर आपको सिर्फ 10 रुपए का प्रीमियम देके आप 2,000 रुपए बचा सकते हैं अपनी फसल का। समझ गया। तो सर ये एफपीओ से अब जैसे एक अलग से किसान अगर है, वो मार्केट में जाता है, और अगर वही किसान एफपीओ के थ्रू मार्केट में जाता है, तो उसमें उसको क्या फायदे हैं अगर वो एफपीओ के थ्रू जाता है तो, और अकेले से अगर नहीं जाता तो? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अकेले जाएगा तो उसे मंडियों में होने वाले खर्चे, अब आप मंडियों में जाते हैं तो आपको पता होगा कि पहले तो आपसे वहाँ दलाल पैसे लेते हैं, उसके बाद जो मंडी में खरीदी होती है उनमें भी आपको कुछ ना कुछ देना पड़ता है, और आपकी फसल का जो रेट है वो भी मंडी के व्यापारी ही तय करते हैं। पर अगर आप एफपीओ के माध्यम से जाते हैं तो एफपीओ को पता है कि आपको किसान की फसल कहाँ बिकवानी है, किस रेट पर बिकवानी है, किस जगह बिकवानी है, किस समय बिकवानी है और किस प्राइस पर बिकवानी है। सर एफपीओज, अब आपने एक सक्सेसफुली एक एफपीओ जो है वो आप चला रहे हैं, और भी कई क्षेत्र ऐसे होंगे जहां तक एफपीओ की बात नहीं पहुंची होगी, बट वो एक खुद का शुरू करना चाह रहे होंगे। तो सर आप उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि कैसे वो उसकी शुरुआत करें? क्या लीगैलिटीज ऐसी होती हैं जिसके थ्रू वो अपना एफपीओ जो है वो रजिस्टर करा के अपनी कार्यवाही शुरू कर सकते? सर एफपीओ रजिस्ट्रेशन कराने में सिर्फ आपको नॉर्मल 5 से 10 मेंबर्स लगते हैं, जो कि फार्मर्स होने चाहिए। आप किसी विदाउट फार्मर को एफपीओ से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये जो एफपीओ है किसानों के लिए है। आपको 10 फार्मर हो, उसके लिए जो आपको डॉक्यूमेंट लगते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड और उनके पट्टे की रसीद लगती है। नॉर्मली आपको किसी भी सीए को देनी है, वो आपका रजिस्ट्रेशन करवा देंगे कंपनी एक्ट में एफपीओ के तहत। तो आपको बस 5 से 10 लोग चाहिए और आप अपना मिनिमम 5 से 10 लोग में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सर एक और बात बताइए कि किसान भाई जो है वो और ज्यादा पैसे को लेके अवेयर कैसे हो सकते हैं? मतलब उनको हम कैसे और अवेयर करें इस बात को उन तक पहुंचाने में कि आपकी जो फसल का प्राइस है वो एक्चुअल में इतना नहीं है, वो एक्चुअल में आपको उसमें इतना मिल सकता है, बट डोंट सेटल फॉर दिस। सर देखिए, फार्मर का जो प्राइस है 2 चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो उनका इनपुट कॉस्ट पे और एक उनका आउटपुट कॉस्ट पे। अगर वो ज्यादा इनपुट लगा के अपना आउटपुट निकालते हैं तो, और आउटपुट उनको ज्यादा नहीं मिलता है, आउटपुट कम मिला पर उसका प्राइस ज्यादा है, तो इक्वली होता है, क्योंकि उन्होंने इनपुट पे बहुत ज्यादा खर्च किया हुआ है। किसानों को पहले अपने इनपुट
की कॉस्ट कम करनी होगी, उन्हें थोड़ा बहुत नेचुरल खेती की तरफ, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आना होगा, अपनी मिट्टी की सेहत सुधारनी होगी, उसके साथ मैक्सिमम आउटपुट पे जाना होगा। जब वो मैक्सिमम आउटपुट पे जाएंगे और हम जैसे संगठन उनको बेहतर रेट दिलवाएंगे तो आराम से उनकी इनकम में वृद्धि होगी। तो सर ये अपना इनपुट जो है वो किन किन प्रकार से किन किन चीजों को फॉलो करके किसान भाई कम कर सकते हैं? पहले तो उच्च गुणवत्ता के बीज का यूज करे किसान, उसके बाद अच्छी क्वालिटी की दवाइयों का यूज करें, फर्टिलाइजर में रासायनिक उर्वरक के साथ जैविक उर्वरकों का भी प्रयोग करें। अच्छा। क्योंकि हमने देखा है कि ज्यादातर किसान सिर्फ रासायनिक उर्वरकों का ही प्रयोग करते, इससे क्या होता है कि उनकी मिट्टी थोड़ी कठोर हो जाती है। अच्छा। उसमें उपजाऊपन कम हो जाता है। अब आपकी फसल में उपजाऊपन कम है, आप उसमें डाल रहे हो और रासायनिक खाद, उसकी उर्वरकता और कम हो रही है। आपको उसमें उर्वरकता बढ़ाने के लिए जैविक खाद डालनी ही पड़ेगी। जब आप जैविक खाद डालेंगे उसकी उर्वरकता बढ़ेगी तो आपको बेहतर आउटपुट मिलेगा। समझ गया। और इसके अलावा और कुछ? अब एक बात बताइए, अब जैसे आप कह रहे हैं कि अच्छे क्वालिटी का ये, अच्छे क्वालिटी का ये यूज करिए, अच्छे क्वालिटी का वो यूज करिए, तो क्वालिटी के साथ साथ फिर ऐसा तो नहीं होगा कि प्राइस जो है वो और बढ़ जाएगा, फिर तो इनपुट कॉस्ट और बढ़ जाएगा? नहीं सर, क्वालिटी के साथ ऐसा नहीं है। क्या जब लोकल कंपनियों के बीज आते हैं वो किसान ये सोचता है कि यार सस्ते दाम पे कुछ चीजें मिल रही है, उन्हें हम ले लेते हैं। अच्छी कंपनियों के बीज भी एकदम नॉर्मल प्राइस पर आते हैं, उसका कोई ज्यादा कॉस्ट नहीं आता है। तो मतलब उस टाइम पे अगर आप थोड़ा पैसा अगर आप ज्यादा निकाल देते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा महंगा है, वो आगे जाके आपको और ही प्रॉफिट देगा। समझ गया सर। सर एक ऐसा मैसेज जो आप अपने किसान भाई जो सुन रहे हैं उनको आप देना चाहेंगे, उनको प्रेरित करने के लिए कि आप भी एक ऐसे संगठन के साथ जुड़िए, आप भी, अगर आपके क्षेत्र में कोई ऐसा संगठन नहीं है तो आप उस संगठन की शुरुआत कीजिए, ऐसा कोई एक मैसेज जो आप हमारे किसान भाई जो सुन रहे हैं उनको देना चाहेंगे? बिल्कुल तो मैं किसान भाइयों से कहना चाहूंगा कि वो संगठन में ही काम करें, क्योंकि आपको जैसे आपने सुना होगा बार बार एक लाइन की, संगठन में ही शक्ति है, विदाउट संगठन कुछ भी नहीं है। आप अकेले किसी रास्ते पे जाएंगे और आपकी किसी से लड़ाई भी हो सकती है, तो आप पीट कर ही आएंगे। सही बात। पर अगर आप संगठन के साथ 4-5 लोगों को लेके चलेंगे और फिर आपकी लड़ाई होती है तो आप तो बड़ा पीट कर ही आएंगे। अब आप मार खा कर नहीं आएंगे। हाँ सही बात है। तो संगठन जो है संगठन में ही शक्ति है। सही बात है सर। सर अब आपने एफपीओ तो जब आपने बना लिया तो एफपीओ को एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के बारे में कैसे पता लगा? आपका वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? बिल्कुल, एक्सचेंज के बारे में सर हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से पता चला। उसके बाद हमने एनसीडीएक्स के अधिकारियों से संपर्क किया कि जानना है कि यार ये एक्सचेंज होता क्या है, मतलब इसकी इतनी बातें सुन रहे हैं, ये होता क्या है। तो उन्होंने हमें इनके जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं आईवी, उसमें हमें बुलाया और उसमें जानकारी दी कि एक्सचेंज काम क्या करता है, काम कैसे करता है, इसमें फसलों के मूल्य जोखिम को कैसे कम किया जा सकता है, किस तरह इसकी डिलीवरी लगाई जाती है, किस तरह फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय या सेल कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमने इसमें काम आगे बढ़ाया और जब हम इसके बारे में जानकारी पूरी पता चली तो उसके बाद हमने इस पर रजिस्ट्रेशन करवाया कि हम भी अब इस पे काम करना चाहेंगे। समझ गए। तो रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस रहा? रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन तक का था सर। डॉक्यूमेंटेशन हमने अधिकारियों तक पहुंचाए, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन के बाद हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद हमने काम चालू किया धीरे धीरे एनसीडीएक्स पर। समझ गया। तो सर अभी तो आपको 3 साल हो गए एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के साथ काम करते हुए, आगे क्या अपॉर्चुनिटीज देखते हैं आप एक एफपीओ को लेके एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स पे जो एक एफपीओ को मिल सकती हैं? अभी तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दिख रही है सर हमें एक्सचेंज के पास। अभी तो जैसे कि हमने आपको बताया कि हमारे पास कुछ कमोडिटी अभी है नहीं, जैसे कि जो गेहूं है, धान है, मक्का है, इनमें भी हम एक्सचेंज के साथ काम करना चाह रहे हैं। जैसे ये कमोडिटी एक्सचेंज पर आती है हम इनमें भी इनके साथ व्यापार चालू करते हैं। जिस तरह हमने अन्य कमोडिटी में जिस पर हम काम कर रहे हैं उसमें किसानों को प्रॉफिट दिलवाया है, उसी तरह एक्सचेंज के साथ जुड़कर जो कमोडिटी पर आगे हम काम करेंगे उन पर भी किसानों को प्रॉफिट दिलवाएंगे। तो सर ऐसी कुछ मिसकंसेप्शंस भी हैं, कोई ऐसी गलत धारणाएं जो लोगों के दिमाग में हो कि यार एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के साथ काम करेंगे तो ये खराब हो सकता है, ऐसी कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, कुछ मिथ्स हैं जो आप बस्ट करना चाहेंगे? बिल्कुल सर। मिसकंसेप्शन ये है कि लोगों को, किसानों को लगता है कि एनसीडीएक्स या कोई भी मार्केट ये बड़े व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए इसमें कुछ नहीं है, छोटे एफपीओ के लिए इसमें कुछ नहीं। उन्हें लगता है कि व्यापारी कहीं इसमें ये तो मोनोपोली तो नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह की कुछ मिसकंसेप्शन रहती है। तो मैं उन किसानों को बताना चाहूँगा कि वो आसानी से आप एनसीडीएक्स के साथ जुड़े,
कमोडिटी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े और इस पर व्यापार करें। हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन दूर करने का सबसे बड़ा एग्जांपल तो हमारे सामने ही बैठा है बिल्कुल। कि इतने 3 साल से आप तरक्की की राह पर जो है वो चल रहे हैं। तो सर, ये आपकी अब इतनी 3 साल की ये जर्नी रही है एफपीओ और एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स के साथ। इस जर्नी में ऐसा कौन सा मोमेंट है जिसको लेके आप सबसे ज्यादा फक्र महसूस करते हैं? बिल्कुल सर, फक्र तो सबसे पहले यही है कि हम एनसीडीएक्स के साथ काम कर रहे हैं। अच्छा। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2024-25 में हमने धनिया पर काम किया था एनसीडीएक्स के साथ। उस समय धनिया हमारे पास था, मार्केट प्राइस 8,600 के समथिंग चल रहा था। हमारे फार्मरों को लग रहा था कि 9,000 जाएगा, अच्छा, कभी किसी को लग रहा था कि 8,000 जाएगा। हाँ। तो हमने इसके लिए एनसीडी के अधिकारी से संपर्क किया कि सर हमारे पास धनिया रखा हुआ है, हमें इसे बेचना है, हम क्या करें, हमें नहीं पता कि मार्केट कैसा है, कल ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो उन्होंने हमें नाबार्ड के पुट ऑप्शन के बारे में जानकारी दी। अच्छा। उन्होंने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पुट ऑप्शन एक प्रीमियम देके खरीदा जाता है, तो उस समय हमने 8600 का पुट खरीद लिया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्केट अब ऊपर भी जाता है तो हम पुट ऑप्शन को छोड़कर अपनी फसल को ऊंचे रेट पे बेच सकते हैं। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमने पुट ऑप्शन खरीदा और जब फसल बेचने का टाइम हुआ तब हमारी फसल का रेट 60,800 रुपए था। 7,800, अच्छा। मतलब पर क्विंटल 600 रुपए का लॉस। हाँ। तो हमें इस बात का फक्र है कि हमने सही समय पर सही चीज चुनी, सही समय पे सही ऑप्शन किया, और हमारे किसानों को 600 रुपए कर क्विंटल के नुकसान होने से बचाया। इस चीज का हमें हमेशा गर्व रहेगा। क्या बात है। मैं आशा करूंगा और सब सुनते हुए जो भी ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं सब ये आशा करेंगे कि आगे जाके प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना आए, और आपका जो ये रिश्ता है एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स के साथ वो और स्ट्रांग होता जाए, एंड और किसान जो है वो आपके साथ जुड़ते जाएं और आप सबको तरक्की की राह पर लेकर जाएं। बिल्कुल। तो सर, ये पॉडकास्ट को खत्म करते करते मैं बस आपसे ये चाहूंगा कि आप हमारे किसान भाइयों को जो भी ये सुन रहे हैं उनको एक लास्ट मैसेज अगर देना चाहें तो वो क्या होगा? उन्हें मैं यही देना चाहूंगा कि सर कमोडिटी मार्केट सरल है और सही है। ठीक है जी, एकदम सरल है, एकदम सही है। तो आप जल्दी से जल्दी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़िए और हो सके तो एफपीओ स्टार्ट करिए और तरक्की की राह पे चलिए। ठीक है सर? बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।